इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? कई लोग बोलते हैं प्रोपेगेट्स वाया सिग्मा बॉन्ड्स, कई लोग बोलते हैं इट्स अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, पर आखिरकार इसके पीछे की जड़ क्या है? तो देखो जी, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सब कुछ, और आप क्लास के एंड में कहोगे सर जी आपने जो पढ़ाया ना स्वाद ही आ गया। तो जनता, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेदांतु जेई के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है पाहुल, आई एम एन एलुमनस ऑफ आईआईटी बॉम्बे। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक। सबसे पहले याद करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने की थी और हमने पढ़ा था इसका पॉलिंग स्केल के बारे में, है ना। तो जी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 के आसपास, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.16, 3.2 लगा लो आप। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अप्रोक्सीमेटली 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब याद है? डेफिनेशन याद करा देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ये जितना बड़ा नंबर होगा ना, उतनी ज्यादा उस पर्टिकुलर एलिमेंट की टेंडेंसी होगी एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। The tendency to attract a shared pair of electrons towards its own self is known as electronegativity. Shared pair of electrons कहाँ होते हैं? बॉन्ड में होते हैं। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब पहला जो बॉन्ड है, इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स आपको विजुअलाइज कराना चाहूं कि इस बॉन्ड में किधर होंगे, तो फ्लोरीन उनको खींच के बैठा हुआ है ना। फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींच रखे हैं इलेक्ट्रॉन ठीक है। क्लोरीन ने भी खींच रखे हैं कार्बन से, बट उतना जोर से नहीं जितना फ्लोरीन ने खींच रखा, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ आपको हो सकता है ऐसे दिखेंगे, है ना। वहां बहुत ही ज्यादा फ्लोरीन के पास है, यहाँ क्लोरीन के पास है, पर उतना भी ज्यादा नहीं, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या वो देखते हैं। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के रखे हुए हैं, इसीलिए फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा। ये मैंने क्या सिंबल बनाया? इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव। ये क्या सिंबल है? ये है जी स्मॉल डेल्टा। ओके, ये होता है कैपिटल डेल्टा, ये होता है स्मॉल डेल्टा। ओके, तो केमिस्ट्री में जब भी आप डेल्टा देखोगे, इसका मतलब है पार्शियल। पार्शियल समझते हो ना? पार्शियल मार्किंग बोलते हैं ना, जैसे पार्शियल, ठीक है, पूरा नहीं, थोड़ा। तो थोड़ा नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे यहां पे आ चुका है। सिमिलरली यहां भी क्लोरीन के पास थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वन नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये फुल नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसका ना कोई नंबर नहीं दिया अपन ने बोल दिया थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। अब ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से थोड़ा सा ज्यादा होगा। बट हमने इसको कोई नंबर नहीं देना, ठीक है। हमने सिर्फ क्वालिटेटिवली बोलना है, फील लेके बोलना है कि भाई पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ गया फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों पे। तो इसी वजह से कार्बन पे क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि आप उससे इलेक्ट्रॉन खींच के ले गए थोड़ा सा, है ना जी, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों क्या बन गए? ये दोनों बन गए हमारे पास डायपोल्स, है ना। तो डायपोल आप 12th में फिजिक्स में भी पढ़ते हो और केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होता है, तो याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, हल्की सी चीज है। अब जनता, ये जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ मतलब निकालना, कि कार्बन से ना निकालने की कोशिश चल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा और कैसे होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और देखने से पहले अपन क्या देखेंगे? अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में क्या होगा कि जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है, इसकी ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी। तो मान लो कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमें पता है 2.5 है। ग्रुप ग्रुप क्या होता है? कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लगा हो ना, तो उसको ग्रुप कह देते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है, मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7, ऐसी रैंडमली मान लिया हमने कुछ भी। तो इस केस में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना जो लास्ट पेज पे था उससे। तो कार्बन के पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर और इसके पास आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर। ऑब्वियस सी बात है ये, है ना। तो इस तरह के ग्रुप्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। एग्जांपल्स मैं आपको काफी सारे दूंगा, ठीक है। अब डोनेटिंग की जगह हम इसको रिलीजिंग भी कह सकते हैं, बाय द वे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है,
कार्बन अकेला तो मिलेगा नहीं हमें, हमें तो बहुत सारे कार्बन मिलेंगे ना, क्योंकि कैटनेशन होती है कार्बन में। तो अब बहुत सारे कार्बन अगर लगे हैं मेरी चेन में और उसके ऊपर एक ग्रुप लगा है, तब क्या सीन होता है? तब कहते हैं हम इस सीन को इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए ना एक विजुअलाइजेशन दिखाता हूं बहुत प्यारी सी। चलो ऐसा इमेजिन करो कि ये एक 4 कार्बन्स का कंपाउंड है, 4 कार्बन्स की एक चेन है, और उसके ऊपर हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जैसे कि फ्लोरीन। अब इसका इफेक्ट हो क्या रहा है कि सबसे पहला कार्बन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, अगला कार्बन स्ट्रेस में है पर थोड़ा कम, अगले कार्बन पे भी स्ट्रेस है पर इतना ज्यादा नहीं, और चौथा कार्बन तो चिल मार रहा है एकदम से। तो असल में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब कार्बन्स की चेन पे हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, उसका सबसे ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट पहले कार्बन पे पड़ता है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, और चौथे कार्बन तक आते आते इफेक्ट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाता है। दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम प्यार से -I भी कहते हैं। सो अब इमेजिन करते हैं एक उल्टा सिनेरियो जिसमें वही की वही कार्बन चेन है, बट उस पर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हो क्या रहा है कि सेम चीज होनी है, बट ये इलेक्ट्रॉन चेन के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले कार्बन पे आ रहा है, फिर दूसरे कार्बन पे थोड़ा सा, तीसरे कार्बन पे और थोड़ा सा, चौथा कार्बन चिल। तो ये था डेमोन्स्ट्रेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट का, जिसको हम +I इफेक्ट भी बोलते हैं। अब इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं और क्या क्या उनके इफेक्ट्स होते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी पे, ये अब देखते हैं बोर्ड पे चल के। हाँ जी, मजा आया देख के? तो आपको आइडिया तो लग गया ना अब कि इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है ना? ये जो ग्रुप लगा है एक पूरी कार्बन चेन पे, ये अपना जो इफेक्ट है पूरी चेन के थ्रू प्रोपगेट करता है। प्रोपगेट मतलब फैलाता है, ठीक है? तो हमने ये समझा कि अगर ऐसी कोई चेन है तो एक बार बोर्ड पे रिवाइज समराइज करा देता हूं ताकि आप नोट भी कर लो, है ना, इस चीज को। तो हमने क्या सीखा, अच्छा ऐसी चेन को कभी बनाना है ना अगर आपने, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना लिया करो। ऐसे पूरा कार्बन 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 लिखने जाओगे तो सारी जिंदगी बीत जाएगी, कंपाउंड नहीं बनेगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? 5 कार्बन है यहाँ पे, तो ऐसे बना लो आप, ठीक है? 1 2 3 4 5 कार्बन एंड 1 ग्रुप। फाइन। अब पहला केस लेते हैं जब ये ग्रुप जो है यहाँ पे, दैट इज माय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर, पहले कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, दूसरे कार्बन पे आएगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, पार्शियल का भी पार्शियल, थोड़े से भी थोड़ा, ठीक है? 2 पार्शियल मतलब कम हो गया। फिर तीसरे पे आएगा 3 पार्शियल पॉजिटिव, चौथे पे आएंगे 4 पार्शियल, ठीक है जी? अब 5वें तक जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि यहीं तक इफेक्ट जो है बहुत ही डिमिनिश हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है। यहां तक आप 4th कार्बन तक ही इग्नोर कर सकते हो इस इफेक्ट को, ठीक है जी? तो ये सीन बन जाता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो एक कार्बन की चेन पे, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करूंगा, ठीक है, यहां लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यहां पे इसके पास तो आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर और कार्बन्स के पास नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगा। सो यहां डाल देंगे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल 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 नेगेटिव, बहुत ही पार्शियल नेगेटिव, और 5वें तक जाने की जरूरत ही नहीं है अपने को, चौथे तक ही जाके नेग्लिजिबल इफेक्ट। नेग्लिजिबल समझते हो ना? नेग्लिजिबल मतलब जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। फाइन, बढ़िया। अब जनता, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इफेक्ट आया उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो हम बोलेंगे -I इफेक्ट, ठीक है? -I आपने ऐसा सोचना है, 2 तरीके हैं सोचने के। एक तो है कि आपने कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, माइनस कर लिए उससे इलेक्ट्रॉन, तो -I इफेक्ट। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है सोचना ऐसे। आपने सोचना है कि ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो -I इफेक्ट, ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो +I इफेक्ट, ठीक है जी? प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है? सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा सिस्टम में, और उसको हम बोल देंगे +I इफेक्ट। ये जो सारे ग्रुप्स हैं ना, ये सारे ग्रुप्स हैं हमारे, गैस करो कौन से ग्रुप्स हैं, मैं बता रहा हूं, ये सारे ग्रुप्स हैं हमारे -I वाले ग्रुप्स। ये हैं सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स।
समझते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर क्यों है। ठीक है, तो पहला ग्रुप जो है अगर आप देखो होगा क्या कि यहां पे कार्बन की चेन लगी होगी। ठीक है, अब ये जो कार्बन की चेन लगी है ये लगी है एक नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं फ्लोरीन के, तो नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड अगर होते हैं नाइट्रोजन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कोई चीज अगर पॉजिटिवली चार्ज ऑलरेडी है तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वो तो कहीं से भी खींचने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये नाइट्रोजन जो है ये इस कार्बन से बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। ठीक है, वही टग ऑफ वॉर के जैसे। फिर आ जाता है ये वाला केस, टग ऑफ वॉर बोलो तो रस्सा कस्सी। ठीक है ना, तो ये वाला केस आ गया अब अपने पास। अब ये भी यहाँ पे अगर किसी कार्बन के साथ लगा हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 आर है। सर ये आर क्या होता है बताता हूं। देखो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आर लिख देते हैं ना, आर ग्रुप मतलब इसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, सर ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है? ये कोई भी कार्बन का ग्रुप है। ठीक है, तो मान लो ये वाला अपना ब्लू कलर में बनाता हूं, ये अपना मेन कार्बन है जिसपे हम स्टडी करना चाहते हैं। इस पे कोई ग्रुप लगा है, बोलो आर ग्रुप लगा है इस पे। अब ये आर ग्रुप ना कुछ भी कार्बन की एक चेन हो सकती है। ऐसे सिंपल सी चेन भी हो सकती है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सी चेन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, व्हाटएवर। पॉइंट ये है कि आर बेसिकली रेफर्स टू सम ऑर्गेनिक ग्रुप। कि कोई तो कार्बन वाला ग्रुप यहां पे लगा है, उसको एल्काइल ग्रुप या आर बोल देते हैं अपन। ठीक है, ये सिंपल एज दैट CH3 भी हो सकता है यहां पे, सिंपल सा भी हो सकता है। तो आर मतलब कोई तो कार्बन का ग्रुप यहां पे लगा है। तो यहां पे क्या हुआ जी, नाइट्रोजन के पास बहुत सारे कार्बन लगे, ये वाला मेन कार्बन है जिसपे स्टडी कर रहे हैं अपन। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। अगेन क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। सेम चीज यहां हो रही है, बस हाइड्रोजन आ गया यहां पे। अब लॉजिकल सी बात है ना कि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो बहुत सारा खींचेंगे। ये इससे ज्यादा जोर से खींचेगा, है ना, ये सबसे ज्यादा जोर से खींचेगा, फिर ये खींचेगा, फिर ये खींचेगा। ठीक है, तो ये जो डिक्रीजिंग एरो है इसका मतलब कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं करता। ठीक है, ये मतलब है इन एरोस का, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ठीक है, ये ऑर्डर है NO2 3 काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, SO3H काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, नहीं पढ़ा तो अब याद रख लेना कि जनता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। ये याद है आपको? याद है? याद करा देता हूं, अगर याद नहीं है तो समझा देता हूं। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फंडा है कि बेसिकली आपका जो भी हाइब्रिडाइजेशन है ना एटम का, उसमें आपको देखना S कैरेक्टर कितना है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास अगर कोई sp2 कार्बन है, ठीक है, sp2 कार्बन कैसे बना? sp2 कार्बन में जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो एक s और 2 p ऑर्बिटल से बना होगा। ठीक है, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि एक s इज 1/3, दूसरा p इज 1/3 एंड दिस इज ऑल्सो 1/3। 1/3 समझ रहे हो ना, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है, तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल रखेंगे हम, 1/3 1/3 1/3। तो s कैरेक्टर इसमें कितना आ गया? 1/3, 1/3। ठीक है, अब यहीं पे अगर आपके पास sp2 की जगह sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो इसमें क्या होगा? हाफ ऑफ द कैरेक्टर इज p, हाफ ऑफ द कैरेक्टर इज s। हाफ इज अ बिगर नंबर देन 1/3। हाफ बोले तो 50%, है ना, हाफ बोले तो 50%, और अगर आप 1/3 बोलो तो कितना? 33.333%, है ना जी। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो जनता अगर मेरे पास 3 कार्बन हैं, एक की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, एक की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, एक की हाइब्रिडाइजेशन है sp, फाइन। तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किस कार्बन की होगी? sp कार्बन की। ठीक है, फाइन। इसका रीजन क्या होता है? थोड़ा खुद से खोज के लाना। ये थोड़ा असाइनमेंट देता हूं आपको कि खोज के लाना कि s कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ कैसे जाती है। सोचना, देख के लाना। स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा बहुत याद आएगा आपको ये जब पढ़ोगे ना इसके बारे में। चलो ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे। अब जनता वापस आ जाते हैं अपने जो ये टेबल है उस पे, है ना। C ट्रिपल बॉन्ड N,
carbon is sp hybridized over here, nitrogen is also sp hybridized over here. दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp, s कैरेक्टर बहुत ज्यादा है दोनों में, है ना, 50% से ज्यादा क्या ही s कैरेक्टर होगा। तो पॉइंट इज कि दोनों बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए काफी अच्छे से खींचते हैं। बाय द वे ये ऑर्डर कैसे चल रहा है, आप यहां तक आए, फिर इसके बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो SO3H के बाद ऑर्डर में आ रहा है C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OH। बाय द वे एक चीज बताऊं, इस ऑर्डर में आप लॉजिक तो खोज सकते हो, जैसे यहां पर ने लॉजिक लगा लिया थोड़ा सा कि ये वाला ज्यादा क्यों है, ये वाला कम क्यों है। बट एक बात बता दूं कि ये जो ऑर्डर है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, ठीक है जनता, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। अब आप कहोगे सर अच्छा तो ये याद कैसे करेंगे इसमें अगर लॉजिक नहीं है तो। देखो सिंपल सा आइडिया बताता हूँ बहुत स्टूडेंट्स को बोलता हूँ मैं ये कि यार आप लाइफ में हजारों इंसानों को मिलते हो, है ना, थ्रू आउट योर लाइफ, चलो 100-150 इंसानों से तो मिल ही जाओगे एटलीस्ट, है ना। अब उसमें से हर एक इंसान का नाम तो याद नहीं रहता जिंदगी भर, सिर्फ उनका ही नाम याद रहता है जिनसे रोज बातचीत करते रहते हो, जो अपने खास दोस्त होते हैं, है ना, कोई खास लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे आप रेगुलरली इंटरेक्ट करते हो, उनके बारे में डिटेल्स जानते हो। सेम केस आपके साथ केमिस्ट्री में होने वाला है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपकी इनसे दोस्ती बढ़ेगी। तो जितने सवाल सॉल्व करोगे, बार बार ये लोग आपको दिखेंगे, तो इनके बारे में इनका ऑर्डर अपने आप याद रहना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रेस नहीं लेना, प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ इसको रट्टा मारने की कोशिश मत करना, यहीं रह जाओगे, सवाल करने जरूरी है, बस बता रहा हूं, ठीक है। चलो तो ये हो गया जी एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, ठीक है। COH तक आ गए, फिर आते हैं हमारे हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयोडीन की कम होती है ना। आप कहोगे सर एक सेकंड, ये फ्लोरीन इतना नीचे क्यों है ऑर्डर में, ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं वहां पे देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मिक्स हो रहे हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स काफी सारे। अगर ये वाला स्ट्रक्चर भी ले लो, कार्बन है, कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp2 ऑक्सीजन है है कि नहीं। तो दोनों के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा, दोनों इकट्ठे हो गए अब एक जगह पे, तो ऑब्वियसली काफी जोर से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर आ जाता है ऑक्सीजन फैमिली, फिर आती है नाइट्रोजन फैमिली, OR, OH, NR2, NHR, यहाँ पे आप लगाना चाहते हो NH2 लगा दो। फिर आ गया अपने पास C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों कार्बन है, दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, पर है तो कार्बन ना। फिर उसके बाद आ गया बेंजीन, इसमें होते हैं sp2 हाइब्रिड कार्बन, है ना जी, डबल बॉन्ड वाले। और आप कह रहे होगे सर ये sp2 sp3 करे जा रहे हो, तो हमें आता ही नहीं है, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की क्लास का, वो देख लेना, उसमें ये सारी चीजें मैंने रिवाइज करवाई हैं अच्छे से, ठीक है। चलो तो ये हो गया, उसके बाद आ गया नॉर्मल C डबल बॉन्ड C, और फिर आ गया H। अब ये जो है ना ये हमारा रेफरेंस एलिमेंट है। रेफरेंस एलिमेंट बोले तो कि ऑर्डर हमने माना कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सब कुछ जो है हाइड्रोजन से कंपेयर करा हमने, ऐसा भी सोच सकते हो आप, ठीक है। तो जनता ऐसा करो, या तो इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, या मैं 5 सेकंड देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 5 4 3 2 1 ऑलराइटी। अब आ जाते हैं, ये तो तब माइनस है, अब आते हैं प्लस आई पे। अब प्लस आई पे आने से पहले ना मैं आपको दिखा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स दिखते कैसे हैं, थोड़ा लॉजिक दे देता हूं, ठीक है। सो जनता याद करो कि कार्बन और हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड हो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, समवेयर बिटवीन 2.1 एंड 2.2, ठीक है। अपन 2.1 अज्यूम कर लेते हैं। पॉइंट इज कि कार्बन से थोड़ी कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अब जनता यहां पे अगर मैं देखूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, मैं मानता हूं, बट थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर आएगा कार्बन के ऊपर, थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा हाइड्रोजन के ऊपर, है ना, थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इतना तो हम समझ गए। अब मान लो इस कार्बन पे एक नहीं 3 हाइड्रोजन लगे, अब क्या होगा जी, अब इन तीनों हाइड्रोजन की वजह से कार्बन का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा ज्यादा दिखेगा, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, बड़ा साइज बना दिया मैंने उसका। तो 3 हाइड्रोजन हो गए, तो तीनों पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे थोड़ा ज्यादा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि तीनों बॉन्ड्स थोड़े 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 कार्बन की तरफ है ना जी।
अब जनता, ये एक हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे हो गया वो भी दिखा देता हूं। मान लो ये जो ब्लू कार्बन है, ये हमारा स्टडी करने वाला कार्बन है। इस पे मैं क्या करता हूं, मैं लगाता हूं 3 कार्बन, लगा दिए। अब इन तीनों कार्बन पे क्या है, मानो कि 3 हाइड्रोजन है। साथ साथ में बनाते रहो, अच्छा नोटबुक में फायदा होगा। लो जी, लो जी, एलो जी, ठीक है, फाइन। अब हमने इस इमेज से देखा कि कार्बन के ऊपर काफी नेगेटिव कैरेक्टर आ रहा है ना जी। अच्छा, कर लेते हैं चलो। तो इस बॉन्ड की वजह से मैं ऐसे एरो बना देता हूं। इस एरो का मतलब क्या है कि कार्बन की तरफ नेगेटिव कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। हम केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट को ना इस तरह के एरो से डोनेट करते हैं, जहां पे पार्शियल पॉजिटिव इस साइड होता है, पार्शियल नेगेटिव इस साइड होता है। ये सिर्फ एक तरीका है डाइपोल को शो करने का, ठीक है। तो यहां पे सारे डाइपोल्स अगर मैं बना दूं तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, है ना जी। फाइन, देखो जी, बहुत बढ़िया। ओहो, ये बना लो, ठीक है, साथ साथ में बन गए। अब काफी सारे एरोज उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, आप देख रहे हो। तो ये जो इफेक्ट है ना इन हाइड्रोजन्स का, ये प्रोपोगेट करेगा अब इस केस में, ये फैलेगा आगे जाके। तो ये जो कार्बन है इस साइड पे थोड़ा 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 पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या होगा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन तीनों मिलके इस कार्बन पे पुश दे रहे हैं। फाइन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। ये बड़ा सारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मान लो आप, ऐसा बन गया। फाइन, ओके। अगर यहां पे एक कार्बन लगाया हमने तो यहां तक भी प्रोपोगेट होगा इफेक्ट, समझ रहे हो। तो अगर इस कार्बन को हम स्टडी कर रहे हैं तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी हमारी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह के दिखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जितने ज्यादा CH3 ग्रुप्स लगा दोगे उतना इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो डोनेटिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है जी, बढ़ गया। तो एक बार ऑर्डर देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का। ये रहा जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कैसा इफेक्ट दिखाएंगे हमें, हमें ये दिखाएंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि प्लस आए, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे सिस्टम में। देखते हैं क्यों करेंगे। पहले जो 4 केसेस हैं वो हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के, एनायंस के। एनायन बोले तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। अब भाई इस पे पहले ही नेगेटिव चार्ज है, ये और नेगेटिव चार्ज थोड़ी लेगा कहीं से। ये तो कहेगा भाई मेरा नेगेटिव चार्ज भी ले लो यार, तुम मेरे पे क्यों नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा दे रखा है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो पहले 4 केस हो गए जिसमें नेगेटिव चार्ज इज नॉट हैप्पी। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भाई बिल्कुल हैप्पी नहीं है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा, तो चलो फिर भी ठीक है कार्बन के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा है ना, तो इसको इतनी दिक्कत नहीं है नेगेटिव चार्ज से, पर फिर भी ये कहेगा भाई एक्स्ट्रा तो है ना, तू रख ले थोड़ा सा। सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ये भी आ गया यहाँ पे। इसके बारे में रेजोनेंस में और पढ़ेंगे अपन बाय द वे, इस ग्रुप के बारे में। फिर आ जाते हैं जो ग्रुप मैंने आपको दिखाए, है ना। इस कार्बन पे 3 CH3 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इस कार्बन पे 2 CH3 थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, कार्बन पे सिर्फ एक ही CH3 थोड़ा और कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, है ना जी। फिर आ गया सिंगल CH3 थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। फिर आ गया T। अब कहोगे सर एक ही हुंदा ये T क्या होता है, देखो जी, दिस T इज ट्राइटियम। ट्राइटियम या ट्रिशियम भी बोलते हैं इसको। तो ट्राइटियम ट्रिशियम पता है क्या है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, याद है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, है ना जी। इनको HHH लिखने की जगह 2 वाले को D लिखा जाता है, ड्यूटेरियम बोलते हैं जिसको। इसमें एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, इस वाले में 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं जिसको ट्राइटियम कहते हैं। फाइन, तो ट्राइटियम पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो मर जाओगे, क्योंकि कैंसर वैंसर हो जाएगा, रेडियो एक्टिव होता है, तो एक्सपेरिमेंट मत करना। पर थ्योरेटिकली लिखना चाहो तो ट्राइटियम इधर आता है, फिर आता है ड्यूटेरियम, फिर आता है हाइड्रोजन। अगेन ये क्या हो गया हमारा, रेफरेंस हो गया। मान लो यहीं से ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बाकी सबका इंडक्टिव इफेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है जी। तो जैसा मैंने कहा, ये ऑर्डर याद रखने का स्ट्रेस मत लेना ज्यादा। जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ये ऑर्डर रिवाइज होता जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग याद रख लेगा। इंसान हो भरोसा रखो अपने खुद के दिमाग पे। पढ़ते पढ़ते थक गए होगे तो मैंने सोचा एक कहानी सुना देता हूँ।
तो मेरे ना 2 स्टूडेंट हुआ करते थे। एक का नाम था हैरी और एक का नाम था पैरी। हैरी ना जो भी क्लास लगाता था नोट्स बनाता था, बाद में अपने खुद के नोट से रिवाइज करता था। और पैरी आता था, नोट्स नहीं बनाता था और टीचर से बोलता रह जाता था, सर पीडीएफ दे दो मैम, पीडीएफ दे दो। हैरी तो बन गया आईआईटीएन, पैरी बेचारा कहाँ है पता नहीं। एक सेकंड, कहीं आप पैरी तो नहीं हो? पॉइंट ये है कि खुद के नोट्स बना लेना, क्योंकि खुद के नोट से बाद में रिवाइज करोगे ना बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी हो जाएगा और खुद लिख लिख के चीजें समझोगे तो याद भी रहेंगी। ठीक है जी, बी हैरी, डोंट बी पैरी। प्रॉपर्टीज क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की? पहली बात, ये होता है एक परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट बोले तो ये इफेक्ट जैसा है वैसा ही रहता है कंपाउंड में। मान लो ये अगर कंपाउंड है, फ्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, आगे आपको पता ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने इस पे रिएक्शन करना शुरू किया तो ये इफेक्ट आया। ऐसा नहीं है कि आप इसको देखने गए तो मॉलिक्यूल जाग के उठ गया कि अरे भाई मेरे को तो ड्रामा करना है, इफेक्ट दिखाने। नहीं, ठीक है। कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बाद में पढ़ेंगे अपन। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक उसका एग्जांपल है। वो क्या होता है ना, जब रिएक्शन करने लगता है तब शो होता है। वो रिएक्शन करने लगो तब उसका सिग्निफिकेंस सामने आता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट, ये प्रेजेंट है। अगर ये बॉन्डेड है तो ये इफेक्ट है, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस है ना। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रॉन वो खींच के बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप देखोगे तो खींच लिया उसने। परमानेंट इफेक्ट। दूसरी चीज है दिस प्रोपगेट्स वाया सिग्मा बॉन्ड्स। अगेन केमिकल बॉन्डिंग के थोड़े फंडे हैं जो रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जिसमें ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हेड ऑन ओवरलैप होता है ना जी। तो यहां पे कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है। ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है, sp3 ऑर्बिटल है, जो भी ऑर्बिटल है, हेड ऑन ओवरलैप हो गया दोनों ऑर्बिटल्स का। तो इस केस में हम इंडक्टिव इफेक्ट को ऑब्जर्व कर पाएंगे। पाई बॉन्ड्स, ठीक है। पाई बॉन्ड्स कहां होते हैं? ऐसे वाले, ठीक है। जब दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप जो है वो इस तरह का होता है, ठीक है। लैटरल ओवरलैप या साइडवेज ओवरलैप भी कहते हैं इसको। तो साइडवेज ओवरलैप का इंडक्टिव इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बॉन्ड्स के हिसाब से देखना चाहते हो तो मान लो कि अपने कार्बन्स के बीच में दो बॉन्ड है। अब होता क्या है कि जब दो बॉन्ड होते हैं या तीन बॉन्ड होते हैं तो उनमें से एक बॉन्ड सिग्मा होता है और बाकी के बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है जो ऐसे अप्रोच कर सकता है, बाकी ऑर्बिटल ऐसे अप्रोच करेगा, एक ऑर्बिटल ऐसे अप्रोच करेगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लेना। तो जी यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका इंडक्टिव इफेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। इनके बारे में रेजोनेंस में दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ गया जी डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ऑब्वियस सी बात है ना ये तो, कि जितना दूर जाओगे आप इस फ्लोरीन से उतना इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कम होता जाएगा। अब आते हैं जी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पे। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होता है? देखो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ऐसी स्पीशीज होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो रिएक्शन करते करते बनती हैं। बहुत अनस्टेबल होती हैं, इतनी अनस्टेबल होते हैं कि हम एक्चुअली इनको देख भी नहीं सकते, इनको अलग से रिएक्शन के मिक्सचर में से निकाल भी नहीं सकते। रिएक्टेंट तो हमें पता है क्या है, प्रोडक्ट बनता है, उसको भी हम देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं उस प्रोडक्ट को, अगर खाना पीना है आपने तो। किचन में भी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना। तो पॉइंट इज कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो हैं वो रिएक्शन होते होते बीच में बन जाते हैं और फटाफट से बन के आगे निकल जाते हैं, तभी इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बोलो तो बीच का बंदर। फाइन। और ये रिएक्शन चलते चलते रिएक्शन के बीच में ही बन जाते हैं। इस चीज को बोलते हैं इन सीटू, इन द सिचुएशन। ओके, इन सीटू आप बहुत बारी सुनोगे केमिस्ट्री में। तो इन सीटू अगर कोई आपको बोले तो इन सीटू का मतलब है कि भाई ये रिएक्शन होते होते रिएक्शन में कभी तो बन गया और आगे बढ़ गया। इसको हम अलग नहीं कर सकते, इसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हमारे तीन तरह के होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक होगा जी हमारा कार्बोकेटायन, एक होगा कार्बन आयन, एक होगा कार्बन फ्री रेडिकल।
अब ये बनते कैसे हैं वो दिखा देता हूं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो बता देता हूं, ये रिएक्शन कैसे करते हैं ये हम बाद में जानेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म्स का चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो जनता, बॉन्ड ब्रेक करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं हेट्रोलिसिस और एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं होमोलिसिस। पहले देखते हैं होमोलिसिस को। होमोलिसिस में क्या होगा कि दो कार्बन आपस में जो जुड़े हैं, है ना जी, ये कैसे जुड़े हुए हैं? बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। इस बॉन्ड में क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन लाया होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन लाया होगा। शेयरिंग ऐसे ही होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, याद है ना हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे बनता है? एक हाइड्रोजन अकेला अपने इलेक्ट्रॉन के साथ भटक रहा था, दूसरा हाइड्रोजन अकेला अपने इलेक्ट्रॉन के साथ भटक रहा था। इन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की ठान ली। समझ गए ना, ये इलेक्ट्रॉन इसका था, ये इलेक्ट्रॉन इसका था, अब उन्होंने शेयर कर लिया, बस सिंपल सी बात है। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग चल रही है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस बॉन्ड को ऐसा तोड़ते हैं कि इसका जो लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट साइड वाले के पास चला जाए, राइट साइड वाले का जो इलेक्ट्रॉन है राइट साइड वाले के पास चला जाए। बॉन्ड कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन से, बाय द वे याद करा दूं, पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन, पेयर हो जाते हैं, बॉन्ड बन जाता है। फाइन। अब यहां पे हमने क्या करना है? बॉन्ड तोड़ना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करके बिछड़ जाएंगे दोनों, है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको, शो कैसे करेंगे? एरो बना के कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के ऊपर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के ऊपर चला गया। आप ध्यान देना, मैंने एरो ना बड़े विचित्र से बनाए हैं। मैंने ये पूरा ऐसे वाला एरो नहीं बनाया, ये हाफ एरो बनाया। क्यों बनाया बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारे पास कैसी चीज बन जाएगी? हमारे पास कुछ ऐसी चीज बन जाएगी, कार्बन और उसका इलेक्ट्रॉन दो बन जाएंगे ऐसे, है ना जी, एक इस साइड से एक इस साइड से। तो हम अभी एक यहां रखते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पीशीज बन गई, कार्बन जिसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? बढ़िया। अब एक और बात याद करा दूं कि ये ना पूरे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कहीं हो रहा होगा, तो यहां पे भी इसके पास कुछ ना कुछ अटैच्ड है, यहां पे इसके पास भी कुछ ना कुछ अटैच्ड है। मान लो हाइड्रोजन ही अटैच्ड है, ऐसे ही लगा लो, ये क्या बन गया हमारा? इथेन बन गया। तो अगर हम इथेन को बीच में से तोड़ेंगे होमोलिसिस करते हुए तो कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा। फ्री रेडिकल कैसा दिखेगा? इस पे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। ठीक है, तो 3 बॉन्ड तो अभी भी उसके पास है, एक बॉन्ड बेचारे का हमने तोड़ दिया और उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रख दिया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को अभी भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल बोला जाता है इसको। फाइन। अब देखते हैं हेट्रोलिसिस, और जैसे ही मैं हेट्रोलिसिस दिखाऊंगा ना आपको, इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझ आ जाएगा। यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा ना अलग तरह से तोड़ेंगे बॉन्ड को। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं हम क्या करते हैं, एक ही कार्बन को दे देते हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हम एक ही कार्बन को दे देते हैं। ये पकड़े और दोनों इसको दे दिया मान लो। अब इस केस में मैं एक पूरा एरो बनाऊंगा। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाफ हेडेड एरो। ठीक है, इस तरह के एरो को हम हाफ हेडेड एरो, हाफ एरो या फिर फिश हुक एरो भी कहते हैं। फिश हुक बोले तो वो मछली पकड़ने का कांटा, तो ये मान लो कांटा है जिससे मछली पकड़नी है आपको। ठीक है, फाइन। और ये हो गया हमारा फुल एरो। ठीक है, फुल एरो। तो फुल एरो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हमने राइट साइड वाले कार्बन को दे दिया। अब ओरिजिनली क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, अब दोनों यहां दे दिए, तो इसके पास क्या होगा? बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो गया? ये हो गया एक्स्ट्रा, क्योंकि ये ओरिजिनली इसका खुद का नहीं था ना, ये दूसरे कार्बन से शेयर किया हुआ था इसने, वो छीन के भाग गया। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहां पे क्या होगा, इस कार्बन पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के ऊपर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे ऐसे छोटू छोटू से। ये देखने में ऐसा लगता है कोई बंदर की शक्ल बनाई है मैंने। ठीक है, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि एक इसका खुद का है, एक ही एक्स्ट्रा लेके आया है। दोनों पेयर्ड हैं अभी भी, पर बॉन्डेड नहीं है अभी। मतलब अलग ही भटक रहे हैं बेचारे, बॉन्ड नहीं बना हुआ इन इलेक्ट्रॉन्स का किसी और एटम के साथ। ठीक है, तो कार्बन विद ए नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन। और दूसरे केस में इसके इलेक्ट्रॉन ही ले गए आप, है ना, इस बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन वो ले ही गए आप, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहां पे इसके पास आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन। अब हेट्रोलिसिस होमोलिसिस समझ आया
हेट्रोलिसिस मतलब नॉन यूनिफॉर्म, हेट्रो होमो याद है ना, हेट्रोजीनस होमोजीनस। तो हेट्रोजीनस के केस में क्या होता है, अलग अलग चीजें जब मिक्स करते हो तो हेट्रोजीनस मिक्सचर बनता है ना। जब वो दोनों सही से मिक्स नहीं होते तो उसको हेट्रोजीनस मिक्सचर बोल देते हैं। जब होमोजीनस मिक्सचर बनता है तो सब एक जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से तोड़ा दोनों साइड पे, है ना, इक्वल यूनिफॉर्मली तोड़ा हमने होमोलिसिस। यहाँ पे अलग अलग तरीके से तोड़ा, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, उस बेचारे को कुछ नहीं दिया, दो अलग स्पीशीज बन के हमारे पास आ रही हैं, तो इसको बोलेंगे हेट्रोलिसिस। लिसिस मतलब बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। इस चीज को हेट्रोलिटिक क्लीवेज भी बोलते हैं, इसको होमोलिटिक क्लीवेज भी बोलते हैं। क्लीवेज का मतलब किसी चीज को दो भाग में तोड़ना, ठीक है जी, बढ़िया। तो कार्बोकेटायन, कार्बन आयन। अब ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। अगेन याद करा दूं कि हम सिर्फ एक कार्बन पे फोकस कर रहे हैं, पर ये कार्बन के बॉन्ड और भी बने हुए हैं। सिर्फ एक ही बॉन्ड को तोड़ा हमने, बाकी बॉन्ड इसके पास हैं। यहां पे भी कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप, ठीक है। अब जनता, ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, ऑब्वियस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ले गए आप। ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज है, ऑब्वियस, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है जो उसका था ओरिजिनली। मेरे को ये बताओ, ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या है? अगेन ऑब्वियस करने के लिए यहां पे इसके बाकी बॉन्ड्स बना देता हूं। तो जनता ऐसा है ना कि इसको ना हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, ना इसका खुद का इलेक्ट्रॉन छीना, ना इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ना इसका खुद का इलेक्ट्रॉन गया। जनता ये क्या हो गया? ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है जी केमिस्ट्री में? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस होते हैं, तो इस कार्बन के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं और इस कार्बन के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस हो रहे हैं, तो न्यूट्रल है वो। ठीक है। बट एक फन फैक्ट बताऊं आपको, इन तीनों इंटरमीडिएट्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव पता है कौन सा होता है? इन तीनों इंटरमीडिएट्स में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कार्बन फ्री रेडिकल। ये भी रिएक्टिव होते हैं, तभी नाम है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, है ना। पर ठीक है, ये दोनों होते हैं रिएक्टिव, कोई चक्कर नहीं, नाम ही रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। पर ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव है। चार्ज स्पीशीज इतनी रिएक्टिव नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज रिएक्टिव। ऐसा क्यों? ये क्या हो गया? याद करो ऑक्टेट रूल। फ्लोरीन कभी अलग से दिखता है आपको दुनिया में? नहीं। F2 मॉलिक्यूल बना के घूमता है। ऑक्सीजन अलग से दिखता है कभी? नहीं। O2 मॉलिक्यूल बना के घूमता है। अब ऐसे सोच के देखो तो फ्लोरीन एटम भी न्यूट्रल है, इक्वल प्रोटॉन्स, इक्वल न्यूट्रॉन्स, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑक्सीजन के केस में भी जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है एटम के पास, पर फिर भी न्यूट्रल है, फिर भी अनस्टेबल है। ऑक्टेट बना के घूमना चाहते हैं ना, तो इसका भी वही रोना है कि भाई मेरी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी ऑक्टेट बेचारी कंप्लीट नहीं है। हाँ, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मैं मानता हूं, ठीक है। बट यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट ना होने के अलावा इस भाई के पास ये जो है ना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होते ना केमिस्ट्री में, वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो यहां पे भी खाली जगह है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, तो खाली जगह है यहाँ पे। खाली जगह बोलो तो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर्ड हैं। एक एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बट दोनों पेयर्ड है ना। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है, फाइन। तो जनता, ये हमारे हो गए तीन टाइप के इंटरमीडिएट्स। अब इनके बारे में ना बहुत सारी डिटेल्स हम पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म जब करेंगे जीओसी के बाद सीखते रहेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, धीरे धीरे इनकी और डिटेल्स आपके सामने आती रहेंगी। अब मेरे को ये बताओ कि इनको अगर एक एक करके मुझे स्टेबल करना है तो क्या करना चाहिए? कार्बोकेटायन को अगर मैं स्टेबल करना चाहता हूं तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको मैं थोड़े इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, है ना। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, उसको इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, वो स्टेबल हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थोड़ा ले जाओ, शेयर कर दो, तो मैं इसका लिख सकता हूं कि इससे इलेक्ट्रॉन ले जाओ, है ना। मतलब इसको किसी और के साथ शेयर करवा दो ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज का ध्यान रख सके। इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज को इससे ले जाओ, इलेक्ट्रॉन ले जाओ। ये भाई साहब का क्या करें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल करने के लिए हमें इसका बॉन्ड बना के देना पड़ेगा। बॉन्ड बना के देने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, है ना जी।
जैसे यहाँ पे फाइन। तो इसको क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा स्टेबल बनाने के लिए, यहां पे मैं लिख दूंगा कैसे स्टेबल होगा, यू हैव टू गिव इट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप कहोगे सर इसको निकाल देते ना यहां से, अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं रहेगा, पर फिर भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन जाएगी ना। आप बेटर है इसको स्टेबल करने के लिए इसका बॉन्ड बना दो किसी के साथ। बॉन्ड कैसे बनाओगे, दूसरे का इलेक्ट्रॉन इसके साथ लाके पेयर कर दोगे, सो गिव इट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फंडा भी यहां पे ये याद रखना है कि कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो स्टेबल होगा, कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन लोगे तो स्टेबल होगा, कार्बन फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो स्टेबल होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अब जनता आ जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पे। इसके साथ साथ हम सवाल सॉल्व करना भी सीख जाएंगे, इसके साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट पूरा समझ आ जाएगा, इसके बाद एसिडिटी बेसिसिटी भी बता दूंगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। और आप कहोगे पाल सर स्वाद आ गया, स्वाद आएगा तो कमेंट में लिख के बताना स्वाद आ गया। ठीक है, चलो जी, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दे रखी हैं, पांचों स्पीशीज बहुत एक जैसी दिखने वाली हैं सब केसेस में, सिर्फ जो ग्रुप लगा है वो अलग लगा है ना। अब जनता पॉजिटिव को कैसे स्टेबल करता हूं मैं, पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए मुझे क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, है ना जी। इलेक्ट्रॉन कौन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सिंपल सी बात है। तो जनता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा और उससे कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन खुश हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इन केसेस में देखना है कि कौन ऐसा ग्रुप है जो कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कार्बोकेटाइन से भी इलेक्ट्रॉन छीन ले रहा है और फिर हम स्टेबिलिटी डिसाइड कर लेंगे। कैसे देखेंगे कौन सा ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्वियसली। तो NH2 ग्रुप, अलग से NH2 ग्रुप, नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑर्डर में देखना, ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको मिलेगा -I इफेक्ट में। फिर आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है तो इसका -I काफी ज्यादा होगा, तो मैं बड़े साइज में बना देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, फिर आता है अपने पास 3 CH3, 3 CH3। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जब भी ऐसे एक लाइन बना देते हैं ना, ये क्या होता है, ये CH3 होता है। तो घबराना मत कि सर ये 3 लाइनें हैं क्या, फाइन। तो ये 3 CH3 है हमारे, 3 CH3 बोलो तो काफी ज्यादा +I इफेक्ट। चलो बढ़िया, +I आ गया। फिर आ गई हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज इसके पास पहले से, इसको और नेगेटिव थोड़ी चाहिए, तो धक्का दे देगा। आप कहोगे नहीं सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर नेगेटिव चार्ज तो एक्स्ट्रा है ना उस बेचारे के पास, तो वो धक्का देना चाहेगा नेगेटिव चार्ज को रिंग के अंदर, रिंग मतलब ये चेन के अंदर, चेन के अंदर धक्का देगा कि भाई तू ले ले मेरा नेगेटिव चार्ज, फाइन। सो दिस विल हैव लॉट्स ऑफ +I, और बड़ा सा बना दिया मैंने। ऑर्डर देख लेना, अभी दो पेज पलटो अपनी नोटबुक पे, ऑर्डर देख लो, ये ज्यादा +I करता है, ये कम +I करता है, ऑर्डर में लिखा हुआ है अपन ने। और फिर आ गया रैंडम सा स्ट्रक्चर जिसपे कोई ग्रुप नहीं है, इसको ध्यान से समझो। तो ये CH3 है आपका, ये जो ग्रुप है ये खुद CH3 है, तो इसके पास बेसिकली यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, है ना। अगर आपने कंपेयर करना ही है कि सर यहाँ क्या लगा, हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसका इफेक्ट हम 0 मानेंगे, क्योंकि हमने बोला था ना हाइड्रोजन क्या है, रेफरेंस है हमारा। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा क्रॉस लगा दो। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे पॉजिटिव चार्ज को, उतना ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है यहाँ पे, ये भाई साहब सबसे ज्यादा डोनेट कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर आएगा ऑप्शन नंबर C, डोनेशन है पर इतना नहीं है, तो C आ गया। फिर कौन सा आएगा, अच्छा ऑर्डर को थोड़ा उल्टे साइड से भी देखते हैं, सबसे अनस्टेबल कौन सा है, जिससे पॉजिटिव चार्ज से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया आपने, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप और खींच लो उससे, पागल कर दो उस बेचारे को। तो यहाँ पे -I सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। ये भाई साहब सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। फिर आएगा ये वाला, और बीच में फंस जाएगा वो वाला स्ट्रक्चर जिसपे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा स्पेशल। ये आ गया जी आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। अब ऐसा मत सोचना कि ये वाले भाई साहब बहुत स्टेबल हो गए, है तो ये भी रिएक्टिव ही है, इस पे भी रिएक्शन करोगे तो जल्दी हो जाएगा, बट इस पे रिएक्शन करोगे तो बहुत ही फटाफट होगा, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल है, इसको बस फटाफट रिएक्ट करना है। समझ रहे हो बात को, इनकी स्टेबिलिटी आपस में कंपेयर कर रहा हूं मैं,
मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रक्चर खुद से पूरा स्टेबल है, तो ये फिर भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट। फाइन। सो स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी हमेशा सिमिलर चीजों की ही कंपेयर की जाती है, ठीक है। यू विल नेवर कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस, वैसा कभी नहीं करना, ठीक है। चलो ये हो गया बढ़िया, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पॉजिटिव चार्जेस केस में देख लिया अपन ने। अब क्वेश्चन देखते हैं जिसमें होंगे नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। कार्बन आयन्स बना दिया अपन ने, ठीक है, कार्बन आयन बना दिया अपन ने, नेगेटिव 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 सिमिलर स्ट्रक्चर्स। अब सेम चीज करनी है, कार्बन आयन को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा कि भाई तेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो मेरे को दे दे, तू खुश रहे, है ना। तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि माइनस आई चाहिए मेरे को, है ना। तो देखते हैं जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। पहला केस क्या है, Nr3 पॉजिटिव, सबसे ज्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट देता है, सबसे ज्यादा माइनस आए, उसमें सेकंड नंबर पे था ना ये अपने ऑर्डर में, है ना। तो इसका माइनस आए काफी ज्यादा है, बढ़िया। ओ नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है भाई इसके पास, ये और नेगेटिव चार्ज खींचेगा थोड़ी, ये तो देगा ना। ये प्लस आय का काफी स्ट्रॉन्ग प्लस आय का ग्रुप है ये, तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्लस आय। फ्लोरीन माइनस आय, पर क्या इतना ज्यादा माइनस आय नहीं, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है ना, ये तो बहुत जोर से खींचेगा। फ्लोरीन इतना जोर से नहीं, तो ये ऑर्डर में सेकंड नंबर पे था, ये ऑर्डर में तीसरी लाइन में था, तो इसका माइनस आय होगा पर थोड़ा छोटा बनाते हैं उसको, ठीक है। इसका माइनस आय बड़ा, इसका माइनस आय छोटा। ये कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे क्रॉस लगा दो। यहाँ पे क्या है, दो CH3 लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे, थोड़ा प्लस आय देंगे। क्या ये प्लस आय ऑक्सीजन जितना होगा, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे आएगा, जितना ज्यादा माइनस आए उतना ज्यादा स्टेबल। सबसे स्टेबल कौन सा है यहाँ पे, ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा जी ई, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया जी आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। बढ़िया, सिंपल सा फंडा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा स्पीड से कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को। अब इसमें ऑब्वियस सा लॉजिक बताऊं, एक ऑब्वियस सा लॉजिक बताऊं। देखो यार, ये वाले स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल है। स्ट्रक्चर के पास जाओगे तो दिखेगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अलग से बैठे हैं, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर पे दो नेगेटिव चार्ज है भाई, दो नेगेटिव चार्ज तो बहुत अनस्टेबल होगा, है बहुत अनस्टेबल है वो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट उसी लॉजिक को यूज करके ये आपको ऑर्डर दे रहा है। फाइन, आते हैं चलो अगले क्वेश्चन पे, जो कि ऑब्वियसली होगा कार्बन फ्री रेडिकल का। कार्बन फ्री रेडिकल में सेम चीज करनी है जो कार्बोकेटायन में की थी। हमें क्या ढूंढना है, हमें बेसिकली ढूंढना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। हमें देखना है प्लस आय किसका ज्यादा होगा, जितना प्लस आय होगा उतना स्टेबल होगा, है ना सिस्टम। तो सेम ऑर्डर आ जाएगा जो कार्बोकेटायन में था। फटाफट से करते हैं। NH2 क्या करता है, माइनस आय। फ्लोरीन क्या करता है, बहुत ज्यादा माइनस आय। 3CH3 क्या करते हैं, काफी अच्छा प्लस आय। O नेगेटिव क्या करता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लस आय। यहाँ क्या है, कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसका सबसे ज्यादा प्लस आय है। तो D इज मोर स्टेबल कंपेयर टू C, देन E, देन आएगा आपका A, एंड देन द लीस्ट स्टेबल इज B। डन। फटाफट होते हैं ये सवाल, प्रैक्टिस करना, बस सिली मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब जनता आएंगे हम एसिडिटी बेसिसिटी पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इंडक्टिव इफेक्ट यूज करके इन केस में ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है। ये भाई साहब याद है कौन है, ये है एसिटिक एसिड। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ऊपर, ये किस चीज का बनाया अपन ने, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है, जिसको हम CH3COOH भी लिखते हैं, है ना। तो इसको अगर मैं बनाऊंगा तो ये CH3 है, ये CH3 है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, मतलब ये रहे तीन हाइड्रोजन इसके, CH3COOH। इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में अगर बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब एसिटिक एसिड पे हमने ग्रुप्स लगाए, माइनस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, है ना जी। माइनस आई प्लस आई दिख रहा है ना आपको। तो जनता अब इस केस में हम एसिडिटी का ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे,
ये समझना है अपने को। तो ना बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है, बड़ा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो होता क्या है ना, ये मैं लॉजिक बता रहा हूं, लिख लेना। ये हम इंडक्टिव इफेक्ट में सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते होते हैं इसको, पर भूल जाते हैं क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा बड़ा सा लंबा सा चौड़ा सा डरावना सा चैप्टर है कि नहीं ठीक है। तो ये आती है अपनी लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स बेसिस में। अगर मेरे पास कोई एसिड है AH, एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन छोड़ता है, H पॉजिटिव छोड़ता है, तो ये क्या करेगा, ये बना देगा A नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो जनता जो हमारी स्पीशीज हमने ली ओरिजिनली, इसको हम बोलेंगे एसिड। और जो इससे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बनेगी, समझ रहे हो ना नेगेटिव चार्ज क्यों बनेगा, क्योंकि H पॉजिटिव छोड़ना है इसने, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बनेगी इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अगर करना हो तो, बट इतने में समझ आ जाएगा, इतनी इंफॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है। एसिड से बना कॉन्जुगेट बेस, इसको बेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि A नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव कैप्चर करके वापस ये बना सकता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन के हिसाब से। तो ये H पॉजिटिव को कैप्चर कर रहा है, H पॉजिटिव को कैप्चर करने वाली स्पीशीज को हम बेस बोलते हैं। अच्छा जनता, अब ये सुनो, देखो जिन केसेस में कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनता है, अगर तो आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन रहा है तो आपका एसिड जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बोलो तो फटाफट से H पॉजिटिव छोड़ देगा। फटाफट से H पॉजिटिव कब छोड़ेगा, तब छोड़ेगा जब दूसरी स्पीशीज जो बन रही है वो स्टेबल बनेगी। अब दूसरा साइड ऑफ द रिएक्शन स्टेबल होगा तभी ना रिएक्शन होगा सीधी सी बात है ना। तो जनता यहां पे अगर आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन रहा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है। कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल नहीं है, बहुत ही गंदा है, तो ये वीक एसिड होगा, ठीक है। ये बेसिक फंडा है अब इसका। अब जनता नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज को आप कैसे स्टेबल करोगे, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज क्या है, एनायन है। एनायन को कैसे स्टेबल करते हैं, हमने पढ़ा था, इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच लो। इसको स्टेबल कैसे करेंगे, इस पे अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यस, इससे इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इससे खींच लो ना थोड़ा सा, इससे थोड़ा विड्रॉ कर लो तो ये स्टेबल हो जाएगा, उससे एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मोटा मोटा क्या समझ आया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मेरा लगेगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये इंफॉर्मेशन इतनी लंबी चौड़ी आपको एग्जाम तक कहां याद रहेगी, तो मैं क्या करता हूं, एक तरीका बताता हूं इसको याद रखने का। आप कहोगे पाल सर स्वाद ही आ गया, द गुरु मंत्र, ठीक है। गुरु मंत्र ये कहता है कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट के केस में, रेजोनेंस के केस में भी होगा, सेम ही होगा, बाद में पढ़ेंगे, पर अभी इंडक्टिव इफेक्ट के केस में अगर हमने एसिडिटी का ऑर्डर निकालना है, एसिडिटी बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है, तो रिलीज डिक्रीज विड्रॉ बढ़ाओ। मतलब अगर मैं किसी एसिड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूं तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। अगर किसी एसिड के ऊपर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाता हूं तो उल्टा हो जाएगा ना, एसिडिटी कम हो जाएगी। लॉजिक मैंने अभी समझाया जस्ट आपको, जो उसका कॉन्जुगेट बेस है, इस केस में स्टेबल होगा, इस केस में अनस्टेबल होगा। तो याद क्या रखना है, एसिडिटी रिलीज डिक्रीज, बस रिलीज डिक्रीज विड्रॉ बढ़ाओ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एसिडिटी रिलीज डिक्रीज विड्रॉ बढ़ाओ, खत्म, ठीक है जी। तो ये वाला गुरु मंत्र यूज करके सॉल्व करें अपना आंसर, बताओ जी। पहला केस तो नॉर्मल वाला क्रॉस लगा देते हैं, यहां पे क्लोरीन क्या करेगा, -I लगाएगा, O नेगेटिव क्या करेगा, +I लगाएगा। वाह बेटा वाह। तो ये क्या है, रिलीज डिक्रीज विड्रॉ बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ बढ़ाओ। तो जनता इस केस में अगर ये मेरा स्ट्रक्चर A है, ये B है, ये C है, B is more acidic than A is more acidic than C. विड्रॉ बढ़ाओ एसिडिटी, रिलीज डिक्रीज एसिडिटी, सिंपल। और क्वेश्चन देखते हैं ना तब मजा आएगा जरा। ये देख लो, बहुत सारे एसिटिक एसिड के भाई बहन ले लिए मैंने, है ना।
बहुत सारे एसिटिक एसिड के भाई बहन ले ली। यहाँ पे भी एक ट्रिकी चीज है जो आपको मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। A B C D। तो क्या चल रहा है जी इस केस में? अब मैंने सारे हैलोजन ले लिए उठा के, सारे हैलोजन ले लिए मैंने। तो फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट हैलोजन में सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, है ना? साइज आएगा, मैंने उसके इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से बनाया। 2 आयोडीन, अब मैं क्या करूं? 2 आयोडीन के केस में अच्छा थोड़ा थोड़ा माइनस आय दोनों दे रहे हैं, दोनों थोड़ा थोड़ा विड्रॉ कर रहे हैं दोनों, बट अब मैं इसको इनसे कैसे कंपेयर करूं? तो ये बात याद रखना प्लीज कि जब भी 2 ग्रुप लग गए ना, तो 2 का इफेक्ट 1 से ज्यादा होगा, चाहे ये खुद इंडिविजुअली कम कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाते हैं। ये दोनों इतना जोर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर रहे फ्लोरीन से कंपेयर करने पर, बट दोनों साथ मिल गए ना, यूनिटी, क्या कहते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना? एकता में ही शक्ति है, कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं ना अपन हिंदी में। तो वही चीज है यहाँ पे कि दोनों साथ में लगा रहे हैं ना अपना एफर्ट, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये सबसे ज्यादा विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बताया? रिलीज डिक्रीज, विड्रॉ बढ़ाओ, रिलीज डिक्रीज, विड्रॉ बढ़ाओ। तो इस केस में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी? डी की हो जाएगी। फिर आएगा हमारा ए, फिर आएगा हमारा बी, और फिर आएगा हमारा सी। ठीक है, रिलीज डिक्रीज, विड्रॉ बढ़ाओ। तो जितना विड्रॉ कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन, उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सिंपल एज दैट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया। अब ये बताओ मेरे को, ये आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये समझ जाओगे ना तो मतलब मजे हो गए। सो विच साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम इज मोर फेवर्ड? इस इक्विलिब्रियम में कौन सी साइड ज्यादा फेवर्ड है? कैसे समझें इसको? ये आपकी हो गई बेसिकली लेफ्ट साइड, ये आपकी हो गई राइट साइड। इसको बोल सकते हैं रिएक्टेंट साइड, इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट साइड। अब कौन सी साइड बेसिकली ज्यादा स्टेबल है, ऐसा सोचो आप। इन दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा स्टेबल है? किस चीज पे फोकस करेंगे? देखो, दोनों साइड पे एक एक न्यूट्रल स्पीशीज है, मतलब एक प्रॉपर बॉन्डेड स्पीशीज है। ये बॉन्ड बना हुआ है, सबका बॉन्ड बना हुआ है। तो न्यूट्रल स्पीशीज को तो ज्यादा अपन टेंशन नहीं लेते। हम देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या सीन है। एक ये है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, है ना, और एक ये है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। फाइन, ठीक। अब जनता, इन दोनों में से कौन सी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है, ये बताना अपने को। फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है दोनों में? ये यहां पे लगा हुआ है मेरे पास एक CH3 ग्रुप, और वहां पे CH3 की जगह मेरे पास पूरा का पूरा एक बेंजीन लगा हुआ है। अब आपको अगर 2 मिनट पहले किया था अपन, चलो 10 मिनट पहले, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखो, खोलो जरा, माइनस आय का खोलो जरा, माइनस आय। तो CH3 क्या करता है? हल्का सा प्लस आय देगा, ये हल्का सा, ठीक है। ये क्या करेगा? ये हल्का सा माइनस आय देगा, है ना जी। माइनस आय के नीचे नीचे वाले ग्रुप्स में ये है sp2 वाले कार्बन। तो जनता, माइनस आय क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव है, उसकी नेगेटिविटी वो खुद लेता है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ना जी। तो स्टेबलर वर्ड नहीं होता, मोर स्टेबल बोलना चाहिए। बट इन दोनों नेगेटिव स्पीशीज को अगर मैं कंपेयर करूं, तो माइनस आई की वजह से ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है उसके कंपैरिजन में। ठीक है जी। तो इसके स्टेबल होने की वजह से जनता, जो लेफ्ट साइड है वो ज्यादा फेवर्ड है। फाइन, आगे क्लास खत्म करके मजा आया ना? तो देखो, आज हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिक समझ लिए, कहां से आता है समझ लिया, कैसे होता है समझ लिया, क्या क्या ग्रुप्स होते हैं समझ लिया, और एप्लीकेशन भी देख ली, स्टेबिलिटी में भी और एसिडिटी बेसिसिटी में भी, है ना। तो ऐसे ही अब अगली क्लास होगी रेजोनेंस की, और हर क्लास में मैं थोड़े थोड़े आपको साथ साथ में सवाल भी सॉल्व करवाता जाऊंगा, थोड़े बेसिक वाले। और जब फिर सारी क्लासें खत्म हो जाएंगी सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की, फिर अपन करेंगे एक धमाकेदार वाली एडवांस लेवल तक की क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास। ठीक है जी। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।